हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे आप सभी परिचित हैं। जो हमारे जीव विज्ञान या जितने भी हमारे साइंस वर्ग के विद्यार्थी हैं उन सब में वाइवा होता है। जब हमारी प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती हैं तो उसमें वाइवा जो होता है, तो वाइवा में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला टॉपिक होता है उसमें हम लोग जो है उसको प्रिपेयर करेंगे। तो इसके अलावा हम बात करते हैं कि हम लोगों ने जो है एक चार्ट बनाया होता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डीएनए के मॉडल के बारे में या स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी कि सारी जानकारी हम डीएनए के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने चार्ट पर डायग्राम डीएनए का बनाया है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें। यदि आपने डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, चार्ट नहीं बनाया है, तो आप सोच रहे इस वीडियो को ना देखें, तो ऐसी गलती आप ना करें। क्योंकि कारण क्या है कि हो सकता है आपके मित्र ने बनाया हो या फिर नहीं बनाया हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है तो इससे भी क्वेश्चन आपके रखे जा सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को आप जरूर देखिए। चलिए अब इस लाइन के साथ में हम बात करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि अगर आपके सामने नाला हो तो उसे लांघना चाहिए, लेकिन अगर नदी आ जाए तो तैरना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी जितनी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, संघर्ष हमारा उतना ही जबरदस्त होना चाहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखे हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। फिर डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले जैसे लिखा हुआ है कि डीएनए क्या है। डीएनए क्या है का मतलब है डीएनए एक हमारा न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है। अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डीएनए को किसने डिस्कवर किया था, किसने इसको डिस्कवर किया। या जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड हमारा एक ऐसा शब्द है जो आप सिर्फ डीएनए के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन डीएनए भी हमारा एक न्यूक्लिक एसिड है। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड की अगर हम टाइप्स की बात करेंगे तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस हमारे लिखे हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम ध्यान में रखते हुए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि आखिर जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है इसको किसने डिस्कवर किया था या इसकी खोज सबसे पहले किसने करी थी। तो एक स्विस के वैज्ञानिक थे, स्विस एक देश का नाम है। तो वहां के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिस्चर। फ्रेडरिक मिस्चर को फ्रेडरिक मिस्चर भी कहते हैं, फ्रेडरिक माइखर भी कहते हैं। इन्होंने सन 1868 में कहां पर देखा था, जो हमारी पस सेल्स होती हैं, और इसके अलावा उन्होंने मछलियों के शुक्राणुओं में देखा था। लेकिन इसका नाम जो है इन्होंने ना तो न्यूक्लिक एसिड कहा ना तो क्रोमोसोम कहा। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मतलब न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो आप सभी परिचित होंगे, डीएनए और आरएनए जानते होंगे, यही हमारे क्या है? न्यूक्लिक एसिड हैं। तो डीएनए और आरएनए हमारे दो ऐसे न्यूक्लिक एसिड हैं जो टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। यानी कि न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, जिसे हम डीएनए और आरएनए कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि न्यूक्लियोसाइड क्या है। तो देखेंगे यहाँ पर कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो देखेंगे यहाँ पर जब हमारे डीएनए में पेंटोज शुगर मिलती है और नाइट्रोजन बेस मिलते हैं, पेंटोज शुगर जो मिलती है और नाइट्रोजन बेस मिलते हैं, तो जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो आप बताएंगे कि जो हमारी पेंटोज शर्करा है जब नाइट्रोजन समाक्षार के साथ मिलती है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। अब हम बात करते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो डीएनए में जो पेंटोज शर्करा पाई जाती है, जिसको हम डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं C5H10O4 दिया गया है। ये हमारी पेंटोज शर्करा या डीऑक्सीराइबोज शर्करा का सूत्र है। अब हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन समाक्षार क्या होता है या नाइट्रोजन बेसेस क्या होते हैं। तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि नाइट्रोजन जो बेस होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा प्यूरिन होता है और दूसरा हमारा प्रिमिडिन होता है, जिसके अंतर्गत हमारा एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल इत्यादि आते हैं। अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि अगर इस 2 चीजें मिलती हैं तो इसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स किसको कहेंगे? क्योंकि आप सबको मालूम होगा कि डीएनए जो हमारा होता है, डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तभी पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड से डीएनए की श्रृंखला प्रिपेयर होती है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड किसको कहेंगे? जब हमारे डीएनए में जब शुगर हो और नाइट्रोजन बेस हो और शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में
इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर दे, H3PO4 यानी फास्फोरिक एसिड भी मिला हो, फास्फोरिक एसिड भी मिला हो। जैसे यहां पर आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो डायग्राम आपका डीएनए का दिख रहा है, तो आप उस साइड में देखेंगे, दाहिनी साइड में देखेंगे कि H3PO4 और जो शुगर है H3PO4 शुगर उस साइड में नाइट्रोजन समाक्षार से जुड़ा हुआ है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इस संरचना को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। अब इसी तरह से वन बाई वन बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं तो उसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, तो जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं, लिखा हुआ है, आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एसिड या डीएनए पर कौन सा आवेश होता है। तो देखिए डीएनए हमारा क्या है, डीएनए भी हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि एक प्रकार का एसिड है। तो इस पर कौन सा आवेश होता है, इस पर माइनस का चार्ज होता है। कौन सा होता है, माइनस का चार्ज होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं, लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड बाई, मतलब सबसे पहले डीएनए का मॉडल या डीएनए का स्ट्रक्चर प्राप्त करने का प्रयास किसने किया था, तो लेविन ने किया था। किसने किया था, लेविन ने किया था। 1909 से 1910 के बीच में इन्होंने क्या करा था, सबसे पहले कोशिश करी थी डीएनए के स्ट्रक्चर जानने के बारे में, ठीक है। बट फाइनली हुआ क्या, डीएनए का मॉडल किसने प्रपोज करा, किसने प्रस्तुत करा, वाटसन यानी जिनको हम जेडी वाटसन, एफएससी क्रिक, विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने मिलकर सन 1953 में एक्स किरणों के द्वारा जो है इन्होंने क्या करा, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया, डीएनए को जाना और तब ये बताया कि ये जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और उसी तरह से इन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया और ये कार्य इनका बड़ा सराहनीय था, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार सन 1962 में दिया गया। अब इतने सारे हमारे क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करते हैं कि डीएनए दिखता है उसमें कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखेंगे यहाँ पर देखो, हमने ये जो डीएनए का हेलिक्स दिख रहा है, ये द्विकुंडली संरचना जो दिख रही है, इसमें यहाँ पे H3PO4 भी है और शुगर भी है। ये सब मिलके क्या बनते हैं, इसका जो हमारा हेलिक्स होता है, यानी कि जो बैकबोन होता है डीएनए का, वो बनता है। अब इसी में जो हमारा ग्वानिन है, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है साइटोसिन के साथ में, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये हमारा ये वाला हिस्सा हो जाता है मोनोमर और ये वाला हिस्सा हो जाता है मोनोमर। तो जब ये दोनों हिस्से मोनोमर जो है एक साथ जुड़ते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसमें देखेंगे 3 चीजें मिली हुई हैं, यहाँ पर H3PO4 फास्फोरिक एसिड है, शुगर है और नाइट्रोजन समाक्षार है, यही तीनों चीजें मिल जा रही हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड हो गया और ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब ये एक जब क्या हुआ कि ये न्यूक्लियोटाइड जो हमारे जुड़ गए और न्यूक्लियोटाइड 1 बाई 1 जुड़ते चले जाते हैं, तो डीएनए का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता चला जाता है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो हमारा एडेनिन होता है, एडेनिन देखेंगे, जो नाइट्रोजन समाक्षार की हम लोग बात कर रहे थे, जो एडेनिन होता है और क्या होगा, एडेनिन हमारा और ग्वानिन ये नाइट्रोजन समाक्षार हैं। और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे ये किसके होते हैं, प्यूरिन के, किसके, प्यूरिन के, और ये प्रिमिडीन के क्या हो जाते हैं, थाइमिन और साइटोसिन, ठीक है। एडेनिन जो हमारा होता है वो थाइमिन के साथ जुड़ता है डीएनए में, 2 हाइड्रोजन, ये हमारे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। ग्वानिन जो हमारा प्यूरिन नाइट्रोजन बेस है वो साइटोसिन यानी जो प्रिमिडीन का नाइट्रोजन बेस है उसके साथ जुड़ता है और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। ये भी क्या है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। तो इस प्रकार से जो है हम यहां पर देखेंगे, आप इधर देख रहे होंगे कि यहां पर ये जो हमारा ए दिया गया है टी के साथ जुड़ा है, तो यहां पर अगर हम जी कर दें, यहां पर हम जी कर दें तो ये क्या हो जाएगा, सी के साथ जुड़ेगा, ऐसे हम दिखा सकते हैं। आप देखेंगे यहां पर जो है ये हमारा जो है, इसको अगर हम 3 मानेंगे तो इसको 5 मानेंगे, ठीक है। अब ये वापस यहां पर देखेंगे, ये हमारा जो है
इसी का ये 3' है। अब हम बात करने वाले हैं, यहां पर देखेंगे ये माइनर दिया गया ग्रुप और ये मेजर ग्रुप दिया गया है। मतलब ये है, देखेंगे यहां पर इसकी लंबाई, अगर इसको हम एक्सिस माने तो इसकी लंबाई कम है, तो इसको माइनर ग्रुप कहते हैं, जिसकी दूरी कितना होती है 6 नैनोमीटर, 0.6 नैनोमीटर होती है, 0.6 नैनोमीटर होती है। जो मेजर ग्रुप होता है, मेजर ग्रुप मतलब ये इसमें गुहा ज्यादा है, तो इसका जो मेजर ग्रुप जो होता है, इसकी डिस्टेंस कितना होता है, इसकी डिस्टेंस जो है 4.2 नैनोमीटर होता है। सॉरी, यहां पे दिया गया है 1.2 नैनोमीटर दिया गया है। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं, जो इसको एक्सिस को अगर हम डालें, इस एक्सिस को डालें तो इसका जो त्रिज्या होगा, यहां पर हम दिखा दें 10 एंगस्ट्रॉम। क्या होगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा 10 एंगस्ट्रॉम। अगर हम टोटल इसके व्यास की बात करें, जैसे यहां पे व्यास की बात करें तो इसका व्यास हो जाएगा 20 एंगस्ट्रॉम। आपसे पूछा जाता है डीएनए का त्रिज्या कितना एंगस्ट्रॉम होता है, डीएनए का व्यास कितना एंगस्ट्रॉम होता है, तो डीएनए की त्रिज्या हो जाएगी 10 एंगस्ट्रॉम और व्यास हो जाएगा 20 एंगस्ट्रॉम। अब देखेंगे एक नाइट्रोजन या एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितना हो जाएगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना हो जाएगी, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब देखेंगे हम यहां पर बात करते हैं एक चक्कर में डंडों की संख्या कितनी होती है और एक चक्कर की डिस्टेंस कितनी होती है। तो यहां से देखेंगे, चलेंगे यहां से चलते हुए आए और फिर से मुड़ना पड़ा, यानी कि अब हमारा यहां पर क्या हुआ, एक चक्कर पूरा हुआ। क्या हुआ, एक चक्कर पूरा हुआ। तो एक चक्कर में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो 10 पेयर होते हैं। कितना होता है 10 पेयर, मतलब एक ये तो पेयर में हो गया, तो 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने होते हैं 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड तक पहुंचने के 3.4 एंगस्ट्रॉम दूरी लगती है, तो टोटल एक चक्कर की दूरी कितनी हो जाएगी 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर जो है एडेनिन, यानी कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चारगाफ का नियम क्या है। तो देखेंगे जितना हमारा एडेनिन होगा उतना हमारा थाइमिन होगा, और जितना हमारा ग्वानिन होगा उतना हमारा साइटोसिन होगा। अब जितना हमारा एडेनिन और ग्वानिन होगा उतना ही हमारा थाइमिन होगा और साइटोसिन होगा। ठीक है, जितना एडेनिन प्लस ग्वानिन होगा उतना हमारा क्या हो जाएगा, थाइमिन प्लस साइटोसिन हो जाएगा। तो यही हमारा चारगाफ का नियम कहलाता है। अब अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आता है और कहा गया कि कोई जीवधारी है, उसमें एडेनिन आपका 20% है, एडेनिन आपका 20% है, तो थाइमिन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो जितना हमारा एडेनिन होगा उतना हमारा थाइमिन होगा, क्योंकि एडेनिन बराबर होता है थाइमिन के। तो आप क्या करेंगे, एडेनिन अगर 20% है तो थाइमिन हमारा कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। अब अगर मान लो हम बात करें कि इसी जीवधारी में ग्वानिन कितने प्रतिशत होगा, तो ग्वानिन बचा कितना बचा, यहां पर हो जाएगा ग्वानिन होगा 80%। क्या हो जाएगा, ग्वानिन हो जाएगा 80% और साइटोसिन हो जाएगा वो भी हमारा 80%। तो इस प्रकार से भी जो है हम लोग ज्ञात कर सकते हैं एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन, साइटोसिन की मात्रा को। तो देखिए हम लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन वाइवा में पूछे जाएंगे, वन लाइनर। ऐसा कोई नहीं कि 60 क्वेश्चन चुन लिया गया और आप सुनाते रहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो डीएनए से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं, जिसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस को बताने की कोशिश की है। यदि आपका कोई क्वेश्चन बनता है, कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है, आप जानना चाहते हैं, तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट करिए, उसका आंसर अगली वीडियो में हम बिल्कुल देंगे। और फिर अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो वाइवा से रिलेटेड होगा, जैसे कि हमारे द्विलिंगी पुष्पों के बारे में बात करेंगे, या इसके अलावा हम बात करेंगे जैसे स्टेनले मिलर, इस तरह के एक्सपेरिमेंट के बारे में, या बहुत सारे जो है जितना भी डायग्राम है इंटरमीडिएट में 1 बाय 1 हम लोग वाइवा से में पूछे जाने वाले
वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो ये आप लोगों को वीडियो कैसी लगी अपनी राय जरूर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।